और आपको क्या लगता है कि कोई भी राज्य सरकार सिर्फ एक छोटे शहर के लिए अलग जीआर निकालेगा? भ्रम में मत रखिए, नागरिक भोले होते हैं तो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो उल्लासनगर शहर की धोखादायक इमारतों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है, बशर्ते उन इमारत वासियों ने अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराया हो तो वे बिल्डर के बगैर भी अपनी बिल्डिंग को स्वयं रीडेवलप कर सकते हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र शासन द्वारा एक जीआर पास किया गया था जो सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम के नाम से प्रचलित हुआ। आइए आज हम अपने आज के मेहमान, जो कि खुद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, संदेश मुकड़े जी से सरकार की सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम के बारे में गहराई से जानते हैं। संदेश जी, आपका सिटी उल्लास लाइव में स्वागत है सर। नमस्कार सर, 2019 की फडणवीस सरकार के सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम के बारे में विस्तार से बताइए। 13 सितंबर 2019 इस दिन एक जीआर पास हुआ था और उस जीआर में जनरली उन बिल्डिंगों के लिए वो जीआर निकाला गया था कि जो डिलाफिडेटेड है, जो धोखादायक हैं, और वो सोसाइटियाँ जो मतलब अगर रीडेवलप करने को किसी डेवलपर या किसी इन्वेस्टर ने कोशिश करी कि हमें इसे डेवलप करना है, लेकिन उन्हें एक्सेस एफएसआई नहीं मिलता, अगर उनको एफएसआई नहीं मिल रहा है तो उनको फ़ायदेमंद नहीं होता, तो वो बिल्डिंग छोड़ देते थे। लेकिन होता क्या था कि वो बिल्डिंगें जर्जर होने की वजह से किसी वक्त स्लैब गिर जाता था, जीवित हानि हो जाती थी, लोगों की प्रॉपर्टी चली जाती थी, और फिर ऐसे सिचुएशन में वो सिचुएशन एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना ड्रास्टिक परिस्थिति आ जाती थी, वो बहुत धोखादायक हो जाता था। तो ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ एक मार्ग निकालने के लिए एक जीआर निकाला जिसके अंदर रीडेवलपमेंट की जा सके, और वो सेल्फ रीडेवलपमेंट की जा सके। सिर्फ बिल्डिंग को रीडेवलप करने के लिए जैसे बिल्डर डेवलपर होते हैं, तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट की जा सके। सेल्फ रीडेवलपमेंट जीआर मतलब क्या है कि यहाँ पर सोसाइटी खुद अपनी बिल्डिंग खुद खड़ी कर रही और खुद खड़ी कर रही है, और उस बिल्डिंग में जो भी काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बिल्डर या डेवलपर कहते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर करके काम कर रहा है। उन्हें अपना नफ़ा मिल जाता है, किसी का नुकसान नहीं है उसमें। बिल्डर एक डेवलपर या बिल्डर बन के काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करके काम कर सकता है। सर, उल्लासनगर में रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, पर इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर है क्या? आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए ताकि बिल्डिंग फ्लैट ओनर्स को इसकी जानकारी मिल सके। एक तो जो भी सोसाइटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स या टाइटल क्लियर हैं, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला तो जिस ज़मीन पर वो चीज़ बनी है या वास्तु बनी है या बनानी है, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसके जो ओनर है उनको कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। ही शुड बी रेडी टू गिव इट फॉर द डेवलपमेंट। तो उसके लिए कन्विंस डीड बनती है, तो वो कन्विंस डीड रेडी है। अगर वो कन्विंस डीड रेडी है तो उसके बाद में जो डेवलपर ने बनाया है, तो क्या उसने सारे प्लान और एफएसआई के मर्यादा में रह के वो बिल्डिंग बनाई है, और बनाने के बाद में क्या उसने सारी चीज़ें सारे नॉर्म्स पाल के वो चीज़ें पूरी की है, और उसके पास में सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑल सरकार की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो सब डेवलपमेंट के वक्त में डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो बिल्डिंग एलिजिबल हो जाती है किसी भी सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये जीआर जो आया है वो यही चीज़ को बताता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पर आता है। संदेश जी, मान लीजिए एक सोसाइटी डिलिमिटेड है उल्लासनगर की, पर इस स्कीम के अंतर्गत रीडेवलपमेंट करना चाहती है, पर उनके पास फाइनेंस की कमी है, इसीलिए बिल्डर के पास प्रोजेक्ट चला जाता है, तो इस सूरत में यह स्कीम या यह जीआर क्या कहता है? देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है डिलाफिडेटेड, धोखादायक, और लोगों की जीवित हानि होती है, तो सरकार को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है एक एक मेंबर के लिए। उससे तो अच्छा है अगर वो बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान करके रखा, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यही सोच के 2019 में इसके ऊपर काफ़ी कुछ 2016-17 से लेकर उस पर वर्कआउट किया गया। 19 में ये जीआर पारित हुआ, और वो जीआर ऐसा पारित हुआ कि जो भी कोई सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है, उनको राज्य सरकार की तरफ से 80% के आसपास सोसाइटी का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका 80% लोन ये राज्य सरकार आपको अरेंज करके देगी, और वो भी
ऐसे नहीं है कि आपके हाउसिंग फाइनेंस लोन की तरह रहेगा, उससे कम रहेगा। जैसे हाउसिंग फाइनेंस लोन जो होता है 14, 15, 16% रहता है, तो दिस विल बी लेस देन दैट। अब वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी कितने और कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करती है और सोसाइटी कैसे कन्विंस करती है बैंक को। सो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इनका लोन कितना सैंक्शन होता है। 75% होता है, 80 होता है या 85 होता है, कई बार 90% तक भी अरेंज होता है। और सर, अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जाने के बाद उसी सोसाइटी को अगर एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिलती है, तो क्या वो उसका कमर्शलाइज उपयोग कर सकते हैं उन फ्लैट्स को, या शॉप्स को रेंट आउट कर सकते हैं या बेच सकते हैं? देखिए, एज़ पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से सोसाइटी को ये पूरा अधिकार है। अगर वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी की कोई एसेट बनती है, तो उससे आने वाला, अगर वो रेंट पर दे रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल उन्होंने, अब तक की सोसाइटी नॉर्मल रेजिडेंशियल सोसाइटी थी, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट में उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के अलावा कुछ कमर्शियल्स निकाले, शॉप्स निकाले, ठीक है, और जो पार्किंग थी उसको ऊपर पोडियम के रूप में लेकर गई शॉप्स के ऊपर, और उसके बाद में रीडेवलपमेंट के ऊपर फ्लैट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स कर लिए। तो वो जो नीचे के कमर्शियल्स है, दे कैन आइदर सेल और दे कैन गिव ऑन रेंट। दिस विल बी टोटली डिपेंड ऑन द कमिटी, जो कमिटी रजिस्टर्ड सोसाइटी की होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनको सबको ये अधिकार है कि वो जो चाहे निर्णय ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर बेचेंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो लोन है बैंक का, वो रिटर्न भरने में आसानी हो जाती है। और अगर रेंट पर दे देते तो ईएमआई में हर महीने में हो जाता है। जिस वक्त बैंक का लोन पूरी तरह से ईएमआई में खत्म हो जाता है, तो वही एक रेवेन्यू जनरेशन होता है, उसकी जो बेनिफिट्स होती है वो सोसाइटी ट्रेजरी में आ जाती है। अब जब सोसाइटी ट्रेजरी में वो बेनिफिट्स आ जाती है या फ़ायदे आ जाते हैं, तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी को मेंटेनेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके मेंबर्स के पास जाकर सोसाइटी की मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी कमर्शियल यूटिलिटी इतनी अच्छी है कि उनको वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। हमारे जितने खर्चे हैं अगर वो निकल जाते हैं, वॉचमैन हो गया, इलेक्ट्रिक बिल्स हो गए, लिफ्ट के चार्जेस हो गए, सैनिटरी के लिए जो सैनिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी के लिए, वो सारे खर्चे जो हैं ये उसमें से अगर निकल आते तो बंदा क्यों किसी से कोई मेंटेनेंस चार्ज करेगा। सर, स्कीम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई संस्था या कोई कंसल्टेंसी फर्म है जिसे आगे करके इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है? अब तक जो पीएमसी है ये कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल बेस तक मर्यादित हुआ करता था, लेकिन जब से रेरा आया है तो रेरा ने देखा कि जो दिक्कतें आती है या जो कंप्लेंट्स निकल आती हैं, तो ये सारे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स निर्माण हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने सोचा कि पीएमसी को भी आगे लिया जाए। तो पीएमसी को आप भी आगे आइए और आप ये पर्टिकुलर चीज़ को पूरा जो शो है आप मैनेज कर लो। वाई वोंट यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम आउट। अगर कोई आत्मनिर्भर बन रही है सोसाइटी खुद डेवलप करने के लिए, तो आप आगे आकर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ले लीजिए। सो इन दैट वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जो होती हैं, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीडेवलपमेंट। और वो सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें से 4-5 मेंबर वो डेवलपमेंट कमेटी भी बनाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो होती है ये रजिस्ट्रार को उनके मिनट्स और मीटिंग के मिनट्स भी जाया करते हैं और वो इंडिकेशंस दी जाती है, और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं। सर, कई बार ये देखा गया है कि कई सारी खाली कराई गई धोखादायक इमारतें कई साल से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और कुछ में तो बिल्डर और फ्लैट ओनर्स के कन्फ्लिक्ट्स तक सामने आ चुके हैं। सर, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं इन सभी बातों के? देखिए, जहाँ कहीं भी रीडेवलपमेंट, मैं रीडेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रीडेवलपमेंट है और बिल्डर या डेवलपर जो कोई इन्वॉल्व है, उनको अगर वो प्रोजेक्ट मतलब अगर आम भाषा में देखा जाए तो फिजिबल है कि नहीं है, परवड़ने जैसा है कि नहीं है। अगर वो न परवड़ने के लिए कारण क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रहा है, स्पेस नहीं मिल रही है, ऑलरेडी जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, जो वहाँ पर मेंबर है जो रीडेवलप हो रहे हैं, जिनको हमको सेटल करना है, उनको भी तो घर देने हैं, तो उनको चीज़ें जाने के बाद कुछ बच ही नहीं रहा है, तो वो क्यों लेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि सोसाइटी हमेशा यही सोचती है कि हमें
हमें बिल्डर के साथ ही रीडेवलप करना है। अब बिल्डर के साथ रीडेवलप इसलिए करना है ताकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो पार्ट आती है, मतलब सबसे बड़ी पार्ट इन्वेस्टमेंट की होती है, जो इन्वेस्टमेंट बिल्डर लेकर आता है, जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट का खर्चा है, परमिसिबिलिटी का खर्चा है, आर्किटेक्ट चार्जेस होती हैं, या जो भी कोई एक्सपेंडिचर है, वो सारे खर्चे सोसाइटी को नहीं करने पड़ते। तो उसके लिए वो बिल्डर चाहता है, लेकिन बिल्डर को फ़ायदे का ही नहीं है तो बिल्डर क्यों लाएगा आगे। तो और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बिल्डर अंदाज़न चूक जाते हैं, वो फिजिबिलिटी नहीं समझते और प्रोजेक्ट ले लेते हैं, साइन कर लेते हैं, सब कुछ होता है, और बाद में पता चलता है कि यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा और प्रोजेक्ट रुक जाता है। सर, इसमें कई बार जो लोकल लीडरशिप्स हैं उनके कुछ वादे जो होते हैं, जैसे कि अभी जीआर का वादा उल्लासनगर में बहुत बार किया गया एफएसआई से रिलेटेड, तो उसमें अगर वो चूक जाते हैं तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि बिल्डर अपना काम रोक देते हैं उन आश्रयों को लेकर? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल डायलॉग्स है, मैं तो उसे वर्ड यूज़ करूँगा, डायलॉग्स या स्क्रिप्टिंग। पॉलिटिकल स्क्रिप्टिंग है, जैसे किसी ने कह लिया कि 5.5-6 का एफएसआई आ गया। 5.5-6 का एफएसआई आ गया, इसका मतलब वो आया नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट है, अब वो यूज़ की जा रही है, ठीक है। अब वो जब पारित होगा, जब तक पारित नहीं होता तब तक आप प्लान सबमिट नहीं कर सकते, तब तक बिल्डर तो शुरू भी नहीं कर सकता। अब अगर इसी चीज़ को पकड़ कर बैठेंगे तब तो होने से रहा, क्योंकि उसके लिए अलग जीआर निकलेगा। उस जीआर में ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा एफएसआई निकल रहा है और ये एक्स्ट्रा एफएसआई खास उल्लासनगर के लिए दिया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि कोई भी राज्य सरकार सिर्फ एक छोटे शहर के लिए अलग जीआर निकालेगा? तो फिर ऐसा रहेगा तो फिर पड़ोस के दूसरे शहर वाले कहेंगे कि हम सौतेले तो है नहीं, तो आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? यानी कि ये माना जाना सही होगा कि जीआर सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है? ये आप पॉलिटिकल लोगों से सवाल पूछो, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भ्रम में मत रखिए। नागरिक बहुत समझदार है, और सबसे बड़ी बात है नागरिक भोले होते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। सर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप किस तरह से उल्लासनगर की डिलिमिटेड रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ को मदद कर सकते हैं? देखिए, उल्लासनगर से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है। मेरा एक वीडियो आया था सेल्फ रीडेवलपमेंट का, काफ़ी अच्छी व्यूज़ आई उसके ऊपर, और वो देखने के बाद में 4 नंबर से मन मंदिर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बहुत पुरानी सोसाइटी है, तकरीबन 30 साल के ऊपर हो गया होगा, और वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उस सोसाइटी में रहने वाले सब एक्स एम्प्लॉय फॉर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, काफ़ी उम्र दराज लोग हैं, लेकिन वो बिल्डिंग भी धोखादायक में आई है। थोड़ा बहुत एफएसआई शायद वॉयलेशन हुआ होगा, वो जब डॉक्यूमेंट्स चेक करी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया, मैंने उन्हें गाइडलाइन की है। 3 नंबर ओटी में एक बिल्डिंग थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको मैंने सोसाइटी में जाके मीटिंग लिया था। पप्पू सोसाइटी जो 3 नंबर में है, सेंट्रल हॉस्पिटल एरिया की, वो लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, उनके साथ बैठ के मैंने मार्गदर्शन किया है, मीटिंग्स की है। और यूँ तो खैर हम लोग काफ़ी अलग अलग जगहों में भी जाते, जैसे कल्याण में भी होता है, मुलुंड हो गया, डोंबिवली हो गया, दहीसर हो गया, मीरा रोड हो गया, आपके अंधेरी में हो गया, विले पार्ले में हो गया, यानी आप पूरा अगर एमएमआरडीए जोन में कहेंगे तो मैंने आज तक जो सोसाइटीज़ को जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है, तो मैंने 3 डिजिट में अब तक सोसाइटीज़ को मार्गदर्शन किया है। और डेफिनेटली वी चार्ज फॉर दैट, अगर मैं किसी को मार्गदर्शन करना चाहता हूँ तो चार्ज करता हूँ। लेकिन उल्लासनगर की जब बात आएगी तो मैंने अब तक उल्लासनगर में जहाँ कहीं भी मुझे अगर किसी ने अप्रोच किया है तो आई हैड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर दैट, बिकॉज वो मेरे शहर का मुद्दा है। सर, अंडर सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम उल्लासनगर की अगर कोई रजिस्टर्ड डिलिमिटेड बिल्डिंग होगी तो उसके लिए गाइडलाइंस या क्राइटेरिया क्या होंगे ताकि वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें? एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और टाइटल क्लियर हैं। अब टाइटल क्लियर होने के बाद में रहा सवाल एक ही है कि म्युनिसिपल की सारी जो लाइबिलिटीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो सबका क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ में सोसाइटी के ऊपर भी जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो क्लियर होना चाहिए, और जो लाइट बिल्स हैं वो सबके क्लियर होके क्लोज़ करने पड़ते हैं। तो अपने अपने सब लोग अपने ये जो जनरल चीज़ें हैं जो उनको मतलब क्लियर करनी है, टाइटल क्लियर करनी है, एंड देन और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो माइंडसेट बनाना है कि हमको आत्मनिर्भर होकर ये बिल्डिंग बनानी है। हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं जहाँ कोई बिल्डर डेवलपर नहीं है, हम खुद डेवलप कर रहे हैं। हमें मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आएगी और वो हमें कोऑपरेट करेगी।
ठीक है ना। अच्छा, सोसाइटी को सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक पॉइंट रह जाएगा जो हम लोग जब इस वार्तालाप में है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है उसकी जो चार्जेस होती है वो प्रोजेक्ट का एक भिन्न हिस्सा, एक जस्ट एक अंग का हिस्सा है, और वो जो बैंक आपको लोन दे रही है या डेवलपमेंट कॉस्ट दे रही है, उस डेवलपमेंट कॉस्ट में एडेड रहता है, वो कुछ अलग से नहीं होता। तो सोसाइटी अगेन डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन एडवांस फ्रॉम देयर पॉकेट फॉर दैट। सर, इतनी अच्छी फायदेमंद स्कीम की अवेयरनेस क्यों नहीं की गई, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये इसके लिए तो देखो ऐसा है कि अब वापस बात वहीं घूम फिर कर आती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये अवेयरनेस किसने फैलानी चाहिए। ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सोशल चीज़ें हैं, और समाज जिससे जुड़ा होता है वो होता है राजनीतिक नेता। एक राजनेता जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, एक सादा नगर सेवक हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी भी हो ना, जिस तरह से वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, गाइडलाइन एजुकेशन के लिए शिविर लगाते हैं, सेमिनार्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये चीज़ें अगर उन्हें पता है, उन्हें जानकारी मिल जाती है, तो वो शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा अभी इलेक्शन कैंपेन का वक्त चल रहा है, अब 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चौथे पाँचवें चरण की बात आ रही है, तो अभी भी समय है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में जुमलेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को कहते हैं ना कि ऊंची राजनीति कर रहे हैं, नीचे लेवल पर जाकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उससे अच्छा तो मैं कहूँगा, मैं एक सलाह दूंगा, एज एन कंसल्टेंट मैं एक सलाह दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आगे आकर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन रखनी चाहिए लोगों के लिए जो जनहित में होगी, और वो जो जिससे जनता का फ़ायदा होगा, क्योंकि जनता को किसी को आरोप प्रत्यारोप या गालियां देने में इंटरेस्ट नहीं रहता कि भैया आपको उसने क्या नुकसान पहुंचाया, आप उसका क्या करोगे। तो छोड़िए ये सब, पीपल वोंट लाइक दैट, बेटर कम आउट विथ सम आउटपुट, लोगों के भले की बात करो। मतलब कहते हैं ना, इफ़ यू आर हैविंग समथिंग लाइक सोशल वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर की बात होगी, तो उसको आगे आके ये कैंपेन लीजिए, मैं कहता हूँ जनता आपके साथ में होगी। संदेश जी, सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम के मामले में आज आपने जितनी भी रोशनी डाली है, तो ये बात तो तय है कि जो भी बिल्डिंग्स या सोसाइटीज़ इन क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी हासिल करती हैं, तो वो इस मामले में सोचेंगी ज़रूर कि हम भी सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत अपनी बिल्डिंग का उद्धार कर सकते हैं। तो सर, बहुत धन्यवाद सिटीओलाज लाइव के साथ जुड़ने के लिए और इस पहलू को इतनी शानदार तरीके से जनता के सामने रखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।